Good morning, guys. So, in today's lecture, we are going to talk about the classification of renal disease. ये हमारा सेकंड टॉपिक है पैथोलॉजी का और इसके बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो मैं अपना लेजर पॉइंटर निकाल लेता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल डिजीज़। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल डिजीज़ है उसको हमने मोटा मोटा 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले है बेस्ड ऑन द लोकेशन, सेकंड इज बेस्ड ऑन पैथोलॉजी, बेस्ड ऑन एटियोलॉजी, बेस्ड ऑन एक्यूटनेस, बेस्ड ऑन फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़, और उसके बाद सिम्टम्स को लेके हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। अगर हम बात करें बेसिस ऑफ लोकेशन तो हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास प्री रीनल है, उसके बाद रीनल है और फिर है पोस्ट रीनल। प्री रीनल जो किडनी से पहले है, रीनल जो किडनी के अंदर है, और पोस्ट रीनल किडनी के बाद में। अगर पैथोलॉजी की बात करें बेस्ड ऑन पैथोलॉजी तो हमने इनको ग्लोमेरुलर डिजीज़, ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़ और वैस्कुलर डिजीज़ में डिवाइड किया हुआ है। इटियोलॉजी के बेसिस पे देखें तो इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जेनेटिक और कंजेनाइटल, और फिर थर्ड वन इज़ एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, मतलब एक्वायर जो कर लिए बाद में पेशेंट ने। उसके बाद एक्यूटनेस के बेसिस पे एज सिंपल एज दैट AKI एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD, इन 2 कैटेगरीज में हमने इनको बांट दिया। बेस्ड ऑन फंक्शनल एबनॉर्मलिटी, रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़, रीनल वैस्कुलर डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। सिम्टम्स के बेसिस पे हमने सिंपली इनको नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में किया हुआ है, और बाद में हम बात करेंगे रीनल फेलियर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन, और लोकेशन के बेसिस पे जैसे मैंने आपको पहले बताया प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल, ये 3 केसेस हैं हमारे पास। तो जस्ट अ सेकेंड, इसका कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो प्री रीनल की बात करें तो सबसे पहले प्री रीनल कौन सा है? कंडीशंस अफेक्टिंग द ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी। अब इन जनरली इन केसेस में, प्री रीनल के केसेस में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो किडनी को पहुंचना होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, वो बहुत कम होता है। तो इस कारण क्या होता है, किडनी को अगर ब्लड फ्लो ही प्रॉपर नहीं मिलेगा तो किडनी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। तो इन सभी को हम प्री रीनल की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल जो प्री रीनल के अंदर आते हैं केसेस, प्री रीनल कॉजेज ऑफ CKD, तो वो हो गए डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी पे जंप करेंगे, वो है रीनल। तो यहाँ पे गड़बड़ रीनल मतलब किडनी के अंदर ही है, स्वयं किडनी में ही दिक्कत होगी। तो डिजीजेस दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द किडनी टिश्यूज़, उनको हम बोलते हैं रीनल डिसऑर्डर्स, उनको हम बोलते हैं रीनल डिसऑर्डर्स। हाँ, तो वो पहले जो रीजंस थे वो सारे प्री रीनल के थे। अब जो हम बात करें वो स्वयं किडनी के अंदर ही कोई ना कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे ये रीजंस होते हैं जैसे कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये जो रीजंस होते हैं ये रीनल डिसऑर्डर्स, मतलब जो रीनल लोकेशन अगर हम बात करें रीनल किडनी के अंदर ही जो मतलब कोई अगर दिक्कत है तो उसके ये रीजंस हैं। फिर हम बात करेंगे पोस्ट रीनल। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमने पहले बात करी प्री रीनल की, जहाँ पे किडनी से पहले ही कोई ना कोई इशू आ रहा था। तो किडनी में कोई दिक्कत नहीं था, बट किडनी से पहले कोई जो हम ब्लड सप्लाई था उसके अंदर कोई इशू आ रहा था। फिर हमने बात की रीनल की, रीनल में जहाँ पे खुद किडनी के अंदर ही कोई ना कोई इशू है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और फिर पॉलीसिस्टिक किडनी। अब जो हम थर्ड केस बात करें पोस्ट रीनल, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें प्री रीनल सब कुछ सही है, रीनल भी अपना फंक्शन पूरा प्रॉपर कर रहा है, किडनी अपना जो फंक्शन है अपना यूरिन पूरा प्रॉपर बना रही है। पोस्ट रीनल केस में क्या होता है कि यूरिन प्रॉपर तो बन रहा है बट वो आगे जा नहीं पा रहा। तो इश्यूज अफेक्टिंग यूरिन फ्लो आफ्टर लिविंग द किडनीज। अब यूरिन किडनीज के बाद ब्लैडर में जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो प्राइम रीजंस होते हैं पोस्ट रीनल के वो होते हैं किडनी स्टोन्स, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। अगर प्रोस्टेट की भी इनलार्जमेंट होती है तो कहीं ना कहीं जो यूरिन का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब हम एक एक करके इन सभी कैटेगरीज को भी थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो पहले बात करेंगे प्री रीनल की। तो प्री रीनल फेलियर अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ AKI केसेस। तो जितने भी केसेस होते हैं AKI के, एक्यूट किडनी इंजरी के, तो उनके जो 70% केसेस होते हैं वो मेनली प्री रीनल के कारण होते हैं। उसके बाद प्री रीनल इवेंट्स रिजल्ट इन डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। इनका जो मेन प्राइम रीज़न होता है वो होता है कि ब्लड फ्लो ही प्रॉपर किडनी को मिल नहीं रहा होता, प्रदान ही नहीं करता, तो फिर किडनी का फंक्शन ना करना स्वाभाविक है। उसके बाद करेंगे बात एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इसके अंदर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपोवॉल्यूमिक
हाइपोवोल्यूमिया, ब्लड बीपी बहुत कम है पेशेंट का, सेप्सिस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो जो भी हार्ट से रिलेटेड होंगे वो सारे प्री रीनल के कॉज हो जाएंगे। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोटेंशन, वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ रीनल आर्टरीज और वेन्स ज़्यादा डायलेटेड हैं तो फिर मतलब बीपी का इशू रहेगा, कंस्ट्रक्शन हो नहीं पा रहा, उस केसेस में भी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसको देख सकते हैं हम लोकेशन के बेसिस पे। तो प्री रीनल हमने दिखा दिया, प्री रीनल में जो आर्टरी वेन्स हमने दिखा दी। इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म रिड्यूस्ड रीनल परफ्यूजन ब्लड सप्लाई होता है, तो जो किडनी को ब्लड सप्लाई मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो वो रिड्यूस रीनल परफ्यूजन हो गया। एग्जाम्पल में ब्लड लॉस और हाइपोवोल्यूमिया ये रह गए। सेकेंड कैटेगरी जो है वो इंट्रारीनल की बात करें तो अब AKI के अंदर हमने पहले बात करा था 70% केसेस थे वो सारे कौन से थे, प्री रीनल थे। अब हम बात करें इंट्रारीनल या रीनल की, तो अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द जो भी AKI के केसेस होंगे वो इंट्रारीनल फैक्टर्स के कारण होते हैं। और ये एनी इवेंट दैट डैमेजेस द किडनी टिश्यू स्ट्रक्चर और फंक्शन इज कैटेगराइज इंट्रारीनल AKI। तो कहीं ना कहीं जो भी दिक्कत किडनी के अंदर, किडनी टिश्यूज़ के अंदर है, स्ट्रक्चरल हो चाहे वो फिर फंक्शनल हो, उसको हम इंट्रारीनल की कैटेगरी में रखते हैं। दिस डैमेज विच में इन्वॉल्व द ग्लोमेरुलाई ट्यूब्यूल्स और बोथ इंटरफेयर्स विद द एबिलिटी ऑफ किडनी टू कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शन। तो इस कारण क्या होता है, जो किडनी के जो पार्ट्स हो गए, अब नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलाई ट्यूब्यूल्स या बोथ, उनकी एबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पाते, तो वो नॉर्मल फंक्शंस अपने कैरी आउट नहीं कर पाते। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटरनल फेलियर इज डैमेज टू द ट्यूब्यूल्स। सबसे कॉमन जो कॉज होता है इंटरनल फेलियर का वो होता है डैमेज हो जाना ट्यूब्यूल्स का। दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। जो PCT या जो DCT है, जो ट्यूब्यूल्स हैं, अगर वहीं कोई ना कोई इशू आ गया तो फिर मतलब कैरी आउट नहीं हो पाएगा किडनी का फंक्शन, तो उनको हम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। सब्सटेंसेस दैट इंजर्स द किडनी आर कॉल्ड एज नेफ्रोटॉक्सिन्स। अब जो किडनी टिश्यूज़ को जो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उनको हम नेफ्रोटॉक्सिन्स बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन आर मेडिकेशन सच एज एंटीबायोटिक्स और NSAIDs, आपने सुना होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं किडनी टिश्यूज़ के। और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्टेड आइज, जो हम अगर कोई रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो उस केस में हम ये पेशेंट को देते हैं ताकि हम अच्छे से मतलब उसका वो निकाल पाएँ, रेडियोलॉजिकल ग्राफ, एक्सरे वगैरह कुछ भी। तो ये इंटरनल हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम इंटरनल की बात करें। इंटरनल ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इंटरनल ये होगा इंट्रिंसिक किडनी टिश्यूज़ में जो डैमेज है, और एग्जांपल इसका हो गया ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटॉक्सिन्स। नेफ्रोटॉक्सिन्स में NSAIDs भी हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब वैसे तो वो ड्रग्स हैं, बट वो ड्रग्स किडनी टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने अब बात करी रीनल की। अब हम बात करेंगे पोस्ट रीनल की। तो पोस्ट रीनल क्या होता है, हमने बात करी पहले रीनल की, प्री रीनल की। तो वो 70% ऑफ द जो भी जितने भी कॉज था किडनी डैमेज का, वो 70% केसेस में एक्यूट किडनी इंजरी का जितना भी था वो प्री रीनल था। मतलब पहले ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं था, अप्रोप्रिएट नहीं था, उसके कारण कंसिडर हो रहा था। फिर जो 25% था वो हमने देखा कि रीनल किडनी के अंदर ही कुछ ना कुछ इशू है, उसके कारण AKI कॉज हो रहा है। अब जो सबसे लीस्ट है वो पोस्ट रीनल है, 5%। तो 5% ऑफ द AKI केसेस आर ड्यू टू पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में मतलब किडनी से पहले भी सब सही था, किडनी में भी सब सही है, किडनी के बाद जब यूरिन बन चुका है वो आगे जा नहीं पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं, उस केस को हम पोस्ट रीनल कंसिडर करते हैं। तो पोस्ट रीनल कॉज अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ AKI कॉजेज cases. Post-renal failure is usually the result of obstruction in the flow of urine anywhere from the kidney to the urinary meatus. तो किडनी के बाद यूरिन बन चुका है और यूरिनरी मीटस के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको पोस्ट रीनल कंसिडर करते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शंस कैन बी फंक्शनल और मैकेनिकल। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो फंक्शनल हो सकती है, वो मैकेनिकल हो सकती है। अगर वो फंक्शनल है तो फंक्शनल कॉज इंक्लूड्स डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मेडिकेशन सच एज गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज एजेंट्स दैट ब्लॉक ANS,
टू द यूरिनरी सिस्टम। और मैकेनिकल, मेनली ज़्यादातर मैकेनिकल कॉजेज ही होते हैं इसमें। ट्यूमर्स हो गया, स्टोन्स हो गया, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी हो गया, यूरेथ्रल स्टिचर्स हो गए, मतलब वहाँ पे एकदम सॉर्ट ऑफ जैसे वेसल्स के अंदर स्टेनोसिस होता है वहीं स्टिचर्स वगैरह बन जाते हैं, बहुत नैरो पैसेज बन जाता है। आर सम मैकेनिकल कॉजेज ऑफ पोस्ट रीनल फेलियर। पोस्ट रीनल की अगर हम बात करें तो पोस्ट रीनल कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो गए, यहाँ पे स्टोन्स वगैरह, पेल्विस के आगे वाले जो रास्ता है वहाँ पे कुछ स्टोन्स बन सकते हैं। अगर ट्यूमर बन रहा है तो वहाँ मैलिग्नेंसी, स्टोन्स वगैरह, ये सारे यूरिन के फ्लो को ब्लॉक कर देंगे। तो अब हम जंप करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन अपनी, बेस्ड ऑन पैथोलॉजी। तो बेस्ड ऑन पैथोलॉजी हमने रीनल डिजीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ग्लोमेरुलर डिजीज़, दूसरा है ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़ और तीसरा है वैस्कुलर डिजीज़। एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलर डिजीज़ की। तो डिजीज़ इफेक्टिंग द ग्लोमेरुलाई, द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी, उनको हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ बोलते हैं। ग्लोमेरुलर डिजीज़ इम्पैक्ट द किडनीज फिल्ट्रेशन फंक्शन। अब ग्लोमेरुलर डिजीज़ में क्या होगा, ग्लोमेरुलर ही इम्पैक्ट हो गया तो फिल्ट्रेशन फंक्शन अपने आप इम्पैक्ट होगा। एग्जांपल्स क्या होंगी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की? एग्जांपल होगी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो ग्लोमेरुलाई के फिल्टरिंग फंक्शन को इफेक्ट कर रही हैं, और एग्जांपल इसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। अब बात करते हैं ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़ की। तो डिजीज़ अफेक्टिंग द ट्यूब्यूल्स ऑफ द इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी। तो जो डिजीज़ हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स को, या जो ट्यूब्यूल्स के बाहर सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग स्पेस है इंटरस्टिशियम, अगर वो वहाँ उस चीज़ को इफेक्ट कर रही है तो उनको हम ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़ बोलते हैं। ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ इम्पैक्ट द रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन फंक्शन ऑफ द किडनी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रीअब्जॉर्प्शन और जो सिक्रीशन फंक्शन होता है किडनी का वहाँ पे होता है। एग्जांपल इसके एटीएन है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ट्यूब्यूल्स है तो वो एटीएन ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज़ में आ गया। और ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल रीजन, तो उस केस को भी हम ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ के अंदर कंसिडर करेंगे। अब इस बेस्ड ऑन पैथोलॉजी की थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है वो है वैस्कुलर डिजीज़। तो डिजीज़ अफेक्टिंग द ब्लड वेसल्स इन द किडनी। वैस्कुलर डिजीज़ इम्पैक्ट्स द ब्लड फ्लो एंड प्रेशर रेगुलेशन विद इन द किडनीज। तो ये क्या होता है, डिजीज़ अफेक्ट करती है ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर। वैस्कुलर डिजीज़ इम्पैक्ट्स ब्लड फ्लो एंड प्रेशर रेगुलेशन विद इन द किडनीज। तो ये ब्लड फ्लो को और जो प्रेशर रेगुलेशन है उसको डिसरप्ट कर देते हैं। एग्जांपल हो गया रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अब जो रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही थी किडनी के लिए, वहीं अगर स्टेनोसिस हो गया तो प्रेशर चेंज होगा। फिर आ गया थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, कुछ ना कुछ प्लॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो थ्रोम्बोस फॉर्मेशन भी हो रहा है आर्टरीज और वेन्स के अंदर, तो वो भी डिसरप्ट कर देगा नॉर्मल किडनी फंक्शन को। ये हमने एक सिंपल से डायग्राम में सबको दर्शाया हुआ है। ये ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियम ऑफ अ हेल्दी किडनी, ये ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियम ऑफ अ फाइब्रोटिक किडनी। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स भी कहीं ना कहीं डैमेज है और जो इंटरस्टिशियम है वहाँ भी कुछ ना कुछ घपला हो गया। ग्लोमेरुलर में मतलब जो ग्लोमेरुलाई है उसके अंदर कोई ना कोई इशू आ गया। यहाँ आप देख सकते हो वॉल भी ब्लैक दिखा रखी है, जिसका मतलब नेक्रोटिक है, वो सेल डेथ हो चुका है उसके अंदर। और ये वेस्कुलर का एग्जांपल हो गया कि नॉर्मल वेसल तो ऐसी होनी चाहिए, बट जब वेस्कुलर डिजीज़ होती है तो वेसल्स के आसपास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, डिजेनरेटिंग प्रोटीन्स, और जो उसकी वॉल होती है वो भी ख़राब हो जाती है, तो नॉर्मल फंक्शन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। अब बात करेंगे वन बाय वन बेस्ड ऑन द पैथोलॉजी। जो हमने 3 कैटेगरीज देखी थी तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलर डिजीज़ की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़ इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फीचर्स, द कॉज, इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाइंडिंग ऑन माइक्रोस्कोपी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़ एक बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फीचर्स। बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के ऊपर हम इसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो फीचर्स है वो कॉज हो सकता है, क्या कॉज है, किसके कारण जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो रही है। फिर इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि मतलब हमने
स्टडी करा उसका इम्यून सिस्टम का, कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ ना कोई रीज़न निकल के आ रहा है, या फिर जब हमने बायोप्सी किया उसका माइक्रोस्कोपी पे उसको देखा, वहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट लग रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक डिस्टिंक्शंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ डैमेज। अब जब हम बायोप्सी नेफ्रॉन की लेते हैं और फिर जब मतलब किडनी की बायोप्सी लेते हैं और जब उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ डैमेज को हम दो बेसिस पे डिफाइन करते हैं। एक होता है डिफ्यूज़ और एक होता है फोकल। डिफ्यूज़ वहाँ होता है जहाँ अफेक्टिंग ऑल ग्लोमेरुलाई, सभी ग्लोमेरुलाई जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। फोकल होता है कुछ एरिया अफेक्टिंग सम ग्लोमेरुलाई, एक प्रॉपर एरिया है, कुछ कोई फोकस है, वहाँ के जो ग्लोमेरुलाई वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। सेकेंड वन इज़ अपीयरेंस। तो अपीयरेंस के बेसिस पे भी हमने ग्लोमेरुलर डिजीज़ में इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ, प्रोलिफरेटिव और मेम्ब्रेनस। प्रोलिफरेटिव इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द ग्लोमेरुलाई, और मेम्ब्रेनस होता है थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। प्रोलिफरेटिव के केस में नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं ग्लोमेरुलाई में वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हम बेस्ड ऑन पैथोलॉजी की सेकेंड जो कैटेगरी है ट्यूबियो इंटरस्टिशियल डिजीज उसकी बात करते हैं। तो द ट्यूबियो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट इज अफेक्टेड इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ रीनल डिजीज़। सभी रीनल डिजीज़ की टाइप्स में जो ट्यूबियो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में आता है। वी कैन फाइंड द पैथोलॉजी एज ट्यूबुलर डैमेज, ट्यूबुलर एट्रोफी, एडिमा, इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस। इन चीज़ों के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट इंटरस्टिशियल और ट्यूबुलर डैमेज कैन प्रोड्यूस एक्यूट रीनल फेलियर। अगर इंटरस्टिशियम एक्यूट तौर पे कोई डैमेज अगर लेती है तो उसको हम एक्यूट रीनल फेलियर में कंसीडर करते हैं। और वही अगर वो जो इसका डैमेज है वो काफ़ी लंबे टाइम तक कैरी आउट हो गया तो उसको हम क्रॉनिक बोल देंगे। क्रॉनिक चेंजेस आर गुड इंडिकेटर of irreversible lesions, primary injury to renal tubules and indecision resulting in decreased renal function. Tubular cell injury and dysfunction patterns, ये प्रॉक्सिमल पीटी में ग्लूकोसूरिया, प्रोटीनूरिया, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हम कंसिडर करते हैं फैनकोनी सिंड्रोम में। डिस्टल के अंदर एसिडोसिस तो उसको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में हम बोल देते हैं। तो ये सारा हमने देखा पैथोलॉजी। जब हम बेसिस ऑन पैथोलॉजी हमने रीनल डिजीज़ को डिवाइड किया तो हमने ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर और वेस्कुलर में। अभी हम ट्यूबुलर की बात करें, हम नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेस्कुलर डिजीजेस। तो वेस्कुलर डिजीज़ की अगर बात करें, वेस्कुलर डिजीज़ इन्वॉल्व्स एबनॉर्मलिटीज़ इन द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द किडनी। अब जो ब्लड वेसल्स किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं वहाँ पे कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो गई तो उसको हम वेस्कुलर डिजीज़ में कंसीडर करते हैं। इंपॉर्टेंस इन किडनी फंक्शन, तो क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो एंड मेंटेनिंग ऑप्टिमल किडनी फंक्शंस। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो रीनल आर्टरी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो चुकी है, तो ये रीनल स्टेनोसिस हो गया। नॉर्मल जो रीनल आर्टरी होती है उसका तो प्रॉपर होता है, बट स्टेनोसिस जहाँ पे हो गया वहाँ पे फिर प्रेशर चेंजेस होने लग जाएंगे। कॉमन वेस्कुलर डिजीज़ में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में नैरोइंग ऑफ द रीनल आर्टरी, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो हो जाएगा। और थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी के अंदर माइक्रोस्कोपिक ब्लड क्लॉट्स इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी। थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी के अंदर क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक जब हम उसको देखते हैं तो ब्लड क्लॉट्स हमें दिखते हैं छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो आगे फिर ऐसे एक क्लम्पिंग सा कर लेते हैं और आगे ब्लड फ्लो को जाने से प्रिवेंट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन